नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम उत्तराखंड राजनीतिक व्यवस्था की दूसरी क्लास पढ़ने वाले हैं, जो कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 2025 को टारगेट करके बनाई गई है। हालांकि उत्तराखंड में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। उत्तराखंड की राज व्यवस्था में पिछली क्लास में हमारी राज्य के प्रतीक चिन्हों को लेकर के बातचीत हुई थी। इनमें कुछ प्रतीक चिन्ह हमने पढ़े हैं, जैसे उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह, जैसे दूसरा उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल, और तीसरा जो है उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल। तो इस संबंध में जो है हमारी बातचीत हो गई है। उत्तराखंड के 3 प्रतीक चिन्ह हम पढ़ चुके हैं और आज उत्तराखंड का चौथा प्रतीक चिन्ह हमें यहाँ से आगे बढ़ाना है। और आज कोशिश करेंगे कि सभी जो प्रतीक चिन्ह है इनको एक एक करके हम पूरा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड का चौथा जो प्रतीक चिन्ह हम पढ़ने वाले हैं, जैसे आप चित्र पे देख पा रहे होंगे, उत्तराखंड का राजकीय जो पशु है वो कौन सा है? कस्तूरी मृग। और ये कस्तूरी मृग का चित्र आपके सामने है, ये आप देख पा रहे होंगे कस्तूरी मृग को। उत्तराखंड का राजकीय पशु है। और उत्तराखंड राजकीय पशु कस्तूरी मृग का पहली बात तो ये कि वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको याद रखना मास्कस काइस्टोगास्टर। क्या नाम है? मास्कस काइस्टोगास्टर। और इसे जो है, क्योंकि हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है ये, और हिमालयी क्षेत्रों में उत्तराखंड का जो हिमालयी क्षेत्र है उसमें करीब करीब 3600 से लेकर के 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले जंगलों में जो है ये कस्तूरी मृग देखने को मिलता है, जिसे हिमालयन मस्क डेयर के नाम से भी जानते हैं। और रंग इसका, जैसे आप देख पा रहे होंगे, रंग इसका जो है करीब करीब जो है भूरा है। और भूरा होने के साथ साथ इसमें कहीं पीलापन दिखाई देता है, कहीं इसमें सफेदीपन दिखाई देता है, और कहीं कहीं जो है इसमें काला काले जो है ऐसे धब्बे जैसे भी दिखाई देते हैं। तो कई बार आता है कि कस्तूरी मृग जो हमारा राजकीय पशु है, इसमें रंग कौन सा है, इसका रंग कौन सा है? तो ज्यादातर जो रंग इसमें देखने को मिलता है वो कैसा है? ब्राउन यानी भूरा। उसके अलावा काला, उसके अलावा सफेद, उसके अलावा पीलापन भी इसमें दिखाई देता है। साथ ही याद रखना है कि इसकी जो करीब ऊंचाई होती है, ये जो आप इसकी हाइट देख पा रहे हैं, ये करीब जो है कितनी औसतन मानी जाती है? 20 इंच। 20 इंच इसकी जो है हाइट मानी जाती है। और अगर वजन की बात करेंगे तो इसका जो वजन है वो करीब करीब 10 से लेकर के 20 केजी के बीच में औसतन पाया जाता है। ठीक है जी, 10 से 20, किसी का 12, 15, 18, एवरेज 10 से 20 केजी के बीच में जो है कस्तूरी मृग का वजन देखा गया है। और कई बार प्रश्न बनता है कि इसकी औसत आयु कितनी है, तो औसत आयु इसकी कितनी है? 20 वर्ष है। ठीक है जी। उसके अलावा यहां पर इसकी जो पूंछ है ये करीब देखो हरी हरी हमें दिखाई दे रही है। इसकी जो पूंछ होती है वो कैसी होती है? हरी होती है। और औसत आयु इसकी कितनी होती है? 20 वर्ष होती है। और ऊंचाई कितनी है? 20 इंच। रंग कैसा है? भूरा। और औसत वजन कितना है? 10 से 20 केजी। और उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में 3600 से लेकर के 4400 मीटर ऊंचाई वाले जंगलों में पाया जाता है। साथ ही आगे बात कर लेते हैं कि इसकी जो मुख्य जो भोजन है, इसका जो मुख्य भोजन है वो क्या है? केदारपाती। तो कई बार आएगा कि मुख्य रूप से इसका जो भोजन है वो क्या है? केदारपाती है। जैसे मोनाल को लेकर के बात कर रहे थे कि मोनाल का जो मुख्य आहार है वो क्या है? आलू है। उसी प्रकार से इसका जो मुख्य भोजन है वो क्या है? केदारपाती है। और कस्तूरी मृग की जो गर्भधारण की अवधि होती है वो कितनी होती है? 6 माह होती है। कई बार प्रश्न आ जाता है कस्तूरी मृग की गर्भधारण की अवधि कितनी है? 6 माह। और उत्तराखंड में कस्तूरी मृग, ठीक है जी, उत्तराखंड में जो कस्तूरी मृग है उसकी प्रजाति कितनी पाई जाती है? तो आपको याद रखना कितनी प्रजाति है? 4 प्रजाति है। और कस्तूरी मृग में खास बात यह है कि इसमें आत्मरक्षा के लिए जो है सींग नहीं होते। इसमें सींग के बजाय इसमें क्या होते हैं? 2 बड़े दांत। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि यहाँ पर देखो आप, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये इसमें जो है कान है इसके, ये इसमें सींग नहीं है। और यहाँ पर आप देखिए कि जहां पर ये कान है ये इसके कान है। और यहाँ पर देखिए इसमें सींग नहीं है, इसमें यहाँ से सींग नहीं है, बल्कि आत्मरक्षा के लिए इसके क्या है कि दांत ऐसे बाहर के लिए निकले हुए हैं। तो इसमें जो है आत्मरक्षा के लिए सींग की बजाय क्या होते हैं? 2 बड़े दांत होते हैं। ठीक है। और गर्भधारण की अवधि इसकी कितनी होती है?
6 माह, और राज्य में इसकी प्रजाति कितनी पाई जाती है? 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कस्तूरी मृग, देखो दूसरी खास बात क्या होती है इसकी, इसमें सूंघने की क्षमता बहुत पाई जाती है, और सूंघने की अपार शक्ति होने की वजह से, ठीक है जी, जैसे कहीं भी अगर कोई भी अगर आवाज आती है तो बहुत जल्दी भांप लेता है कि कोई जो है यहाँ है, इसलिए जो है वो फटाफट जो है वहां से भाग जाता है। और कस्तूरी मृग के पेट में जो है क्या पाई जाती है? कस्तूरी पाई जाती है, और इसी कस्तूरी को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो है ये दिन पर दिन जो है शिकार होता जा रहा है। और साथ ही याद रखना है कि जो इसके पेट में जो कस्तूरी पाई जाती है, उस कस्तूरी को प्राप्त करने के लिए इसका शिकार होता है, ठीक है जी, लेकिन जो कस्तूरी पाई जाती है ये नर मृग में पाई जाती है। कई बार आते हैं कि कस्तूरी किस मृग में पाई जाती है, नर में पाई जाती है, मादा में, तो याद रखना किस में पाई जाती है? नर मृग में पाई जाती है। और कस्तूरी एक प्रकार का क्या है? एक जटिल प्राकृतिक रसायन है, जिसमें जो है दुनिया भर की सुगंध पाई जाती है। और एक कस्तूरी मृग में, है ना, एक कस्तूरी मृग से जो है 3-3 वर्ष के अंतराल में करीब जो है 30 से 45 ग्राम तक जो है कस्तूरी प्राप्त की जाती है। तो कस्तूरी मृग, नर मृग, कस्तूरी जो है नर मृग में पाई जाती है। कस्तूरी में जो है कस्तूरी एक जटिल प्राकृतिक रसायन है, और उसमें रसायन में जो है अपार सुगंध पाई जाती है, और 3-3 वर्ष के अंतराल में जो है करीब 30 से 45 ग्राम तक जो है कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है। उसके अलावा आगे की जो बात है कि कस्तूरी मृग का जो उपयोग होता है, यानी कस्तूरी का जो उपयोग होता है, कस्तूरी मृग से प्राप्त होने वाली जो कस्तूरी है उसका जो उपयोग है वो सुगंधित सामग्रियों को बनाने में, उसके अलावा जैसे दमा है, निमोनिया है, हृदय रोग या फिर टाइफाइड, मिर्गी आदि ऐसे कई रोग हैं जिनकी दवाई बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, तो इन सुगंधित सामग्रियों को बनाने के लिए या फिर विभिन्न प्रकार की दवाइयों को बनाने के लिए कस्तूरी प्राप्त की जाती है, इसलिए जो है कस्तूरी मृग का शिकार हो रहा है। और सरकार ने जो है कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए जो है कुछ प्रयास भी किए गए हैं सरकार द्वारा, है ना। वो कौन कौन से हैं? जैसे केदारनाथ वन्यजीव विहार, ये 1972 में जो है स्थापित हुआ, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में है, और कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए किया गया ये सरकार द्वारा जो है पहला प्रयास है। उसके अलावा मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है जो 1977 में स्थापित हुआ था, और ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बॉर्डर पर है। ये भी जो है मेहरुड़ी कस्तूरी मृग, क्योंकि मेहरुड़ी नाम का जो कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है ये कस्तूरी मृग को ही समर्पित है। उसके अलावा अस्कोट वन्यजीव विहार, ये 1986 का है, इसमें जो है सर्वाधिक कस्तूरी भी देखने के लिए मिलते हैं, और इनकी संख्या कितनी है? 67। और कहाँ पर है ये? पिथौरागढ़ में। उसके अलावा कई बार आते कांचुला खर्क क्या है? तो कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है। इसकी स्थापना कब हुई? 1982 में, और ये कहाँ पर है? चमोली में। तो इस प्रकार से कस्तूरी मृग से बनने वाले जो प्रश्न है ये हमने कवर कर लिए हैं। और इसी के साथ अगला जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा है? राज्य वृक्ष बुरांश। अब ये बुरांश का फूल आप देख पा रहे हैं, ठीक है जी। राज्य वृक्ष ये बुरांश का पौधा है, और पौधे में ये क्या लगा हुआ है? बुरांश लगा हुआ है। तो राज्य वृक्ष जो बुरांश है, इस बुरांश के पेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। और राज्य वृक्ष बुरांश का जो पेड़ है ये एक प्रकार का सदाबहार पर्वतीय वृक्ष है, ठीक है जी। एक प्रकार, किस प्रकार का वृक्ष है? तो हम बोलते हैं सदाबहार पर्वतीय वृक्ष है, जो कि राज्य में जो है 1500 से लेकर के 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। और बुरांश का जो वृक्ष है, बुरांश का जो पेड़ है ना, जिसे हम रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम के नाम से जान रहे हैं, जो इसका साइंटिफिक नेम है, ये किस प्रकार का वृक्ष है? तो सदाबहार वृक्ष है। और कितनी हाइट पर पाया जाता है? 1500 से लेकर के 4000 मीटर की ऊंचाई पर। और कई बार प्रश्न आता है कि राज्य वृक्ष जो बुरांश का पेड़ है ये किस कुल का पौधा है? तो याद रखना कौन से कुल का है? एरिकेसी कुल का पौधा है ये। और उत्तराखंड, यानी जैसे हम उत्तराखंड के राजकीय वृक्ष के रूप में इसे पढ़ रहे हैं, वैसे ही जो है हिमाचल प्रदेश, नागालैंड का जो है राजकीय पुष्प, और नेपाल का भी ये राष्ट्रीय पुष्प है। तो उत्तराखंड का, है ना, बुरांश का जो पेड़ है वो उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है। लेकिन जैसे हिमाचल प्रदेश है, जैसे नागालैंड है, यहाँ का ये राजकीय पुष्प है, ठीक है जी। और उसके अलावा नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प अगर बोलेंगे तो कौन सा है? बुरांश है। राज्य के अलावा जो है जैसे हिमाचल, नेपाल, नागालैंड, इन क्षेत्रों में जो ये मिल रहा है ना, इन विभिन्न क्षेत्रों में इसको विभिन्न नामों से भी जानते हैं। जैसे नेपाल की बात करेंगे, नेपाल में इसको बुरांश बोलते हैं। वहीं हिमाचल की बात करेंगे तो इसको बुरांशो बोलते हैं। और साथ ही कन्नड़ में देखेंगे तो कन्नड़, यानी कर्नाटक में इसे कन्नड़ में जो है बिली बोलते हैं, और मेघालय में इसे 300 के नाम से भी जानते हैं। तो ये काफी मोस्ट है कि नेपाल में जो है बुरांश
बुरांस के पुष्प को जो है ना, क्या बोलते हैं, गुरांस बोलते हैं, यहाँ पर बुरांसो बोलते हैं, यहाँ पर बिली बोलते हैं, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, तिनसो बोलते हैं। इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं कि बुरांस के फूलों का जो रंग होता है वो कैसे होता है, चटक लाल। आप देख लीजिए, जैसे आपने चित्र में देखा, ये बिल्कुल चटक लाल टाइप का दिख रहा है। तो हमने यहाँ पर बात करी कि बुरांस के फूलों का जो रंग होता है वो कैसा होता है, चटक लाल होता है, लेकिन ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ फूलों का रंग क्रमशः जो है गहरा लाल और हल्का लाल भी देखने को मिलता है। तो यहां से कई बार प्रश्न बन जाता है कि भाई जो राजकीय वृक्ष बुरांस का पेड़ है उसमें लगने वाला जो बुरांस पुष्प है उसका रंग कैसा है, तो चटक लाल है, और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसका जो रंग होता है, इनके फूलों या बुरांस के पुष्प का जो रंग है वो क्रमशः गहरा लाल और उसके अलावा हल्का लाल देखने को मिलता है। लेकिन 11,000 फुट की ऊंचाई पर सफेद रंग के बुरांस भी पाए जाते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि राज्य में सफेद रंग के जो बुरांस पाए जाते हैं वो कितनी हाइट पर पाए जाते हैं, तो 11,000 फुट की ऊंचाई पर। और बुरांस का जो पुष्प है ना, बुरांस पुष्प जो खिलता है वो फरवरी से लेकर के अप्रैल माह के बीच में। कई बार प्रश्न आता है कि बुरांस खिलने का समय क्या है, फरवरी से अप्रैल माह के बीच में है। और इसी प्रकार से जो है प्रश्न ये भी आता है कि ब्रह्म कमल खिलने का समय क्या है, ये हम पीछे बता चुके हैं आपको। क्या है, जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में जो है क्या खिलता है, ब्रह्म कमल खिलता है, और फरवरी से लेकर के अप्रैल माह के मध्य क्या खुलता है, क्या खिलता है, बुरांस खिलता है। उसके अलावा बुरांस के फूलों का जो है जूस बनाया जाता है, बुरांस के फूलों का जूस भी बनाया जाता है और रंग भी बनाया जाता है। और बुरांस का जो जूस बनता है वो हृदय रोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और ठीक है जी, बुरांस के वृक्ष को जो संरक्षित किया गया है वो वन अधिनियम 1974 के तहत किया गया है। तो एक प्रकार से बुरांस वृक्ष का जो संरक्षण किया गया है। कई बार प्रश्न आता है कि बुरांस का जो वृक्ष है इसे किस अधिनियम के माध्यम से संरक्षित किया गया है, तो वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित किया गया है। तो इस प्रकार से जो है जो प्रश्न बनते हैं ये हमने कवर कर लिए हैं, और इसी क्रम में आगे फटाफट बनते हैं। राज्य तितली यानी राजकीय तितली कौन सी है, कॉमन पीकॉक। और कॉमन जो पीकॉक है उसका आप चित्र देख पा रहे हैं, और इसका साइंटिफिक जो नेम है वो क्या है, पापिलियो बियार। राज्य तितली कॉमन पीकॉक का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, पापिलियो बियार, ये आपके सामने लिखा हुआ है। और 7 नवंबर 2016 को जो है इसको जो है क्या घोषित किया गया है, राज्य तितली घोषित किया गया। किसको घोषित किया गया है, कॉमन पीकॉक को। और राज्य तितली घोषित करने वाला प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड देश का जो है कौन सा राज्य है, तो दूसरा राज्य है, जबकि पहला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। तो राज्य तितली घोषित करने वाला अगर बोलेंगे पहला राज्य कौन सा है, तो हमारा आंसर आएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और अगर दूसरा राज्य पूछेंगे तो दूसरा राज्य हमारे पास क्या आ जाएगा, उत्तराखंड आएगा। और उत्तराखंड ने राज्य तितली कॉमन पीकॉक को कब घोषित किया, 7 नवंबर 2016 को। और इस खास बात ये इसकी कॉमन पीकॉक की कि 1996 में लिम्बा बुक ने कॉमन पीकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब भी दिया था। तो जो हमारी कॉमन पीकॉक है इसे जो है सबसे सुंदर तितली होने का जो किताब मिला था वो 1996 में मिला था, और किसके माध्यम से, लिम्का बुक के माध्यम से। ठीक है, इसी प्रकार से कॉमन पीकॉक अगर जीवन काल हम देखते हैं तो जीवन काल टोटल मिलाकर के 30 से 35 दिन तक इसका है। और ये जो कॉमन पीकॉक है ये टिमरू के पेड़ पर जो है टिमरू के पेड़ों के आसपास देखने को मिलता है, और टिमरू के पेड़ों पर ये अंडे देती है और उसी की पत्तियां खा करके अपना जीवन निर्वाह करती है। ठीक है जी, ये कॉमन पीकॉक को लेकर के कुछ खास प्रश्न थे। उसके अलावा कॉमन पीकॉक से या तितली से जुड़े हुए कुछ अदर जो प्रश्न बनते हैं ये मैं आपके लिए एक अलग से जो है ये बना करके लाया हूँ। इसमें खास बात यह है कि 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया था। तो कई बार प्रश्न बनता है कि बटरफ्लाई जो पार्क है ये कब बनाया गया, 2016 में, और कहां पर आई है, देहरादून के लच्छीवाला में। और दूसरी खास बात क्या है कि भारत की सबसे बड़ी जो तितली है वो कौन सी है, टोइडेस, और ये कहां पर मिली है, डीडी हाट में। और इसको जो है किस नाम से जानते हैं, गोल्डन बर्ड विंग। तो गोल्डन बर्ड विंग के नाम से टोइडेस नाम की जो तितली है ये जानी जाती है, जो कि डीडी हाट से मिली है, और इसे भारत की सबसे बड़ी तितली होने का गौरव जो है प्राप्त है। उसके अलावा उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है राजकीय तितली जो कॉमन पीकॉक है इसका नाम बदलने का जो है निर्णय लिया गया है, और अब इसका नाम जो है वुली वेडेंट पीकॉक किया जा रहा है। ये याद रखना आप कि जो हमारी राज्य तितली कॉमन पीकॉक है उसका जो नया नाम किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है, वुली वेडेंट पीकॉक। तो कॉमन
पीकॉक जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका अब नया नाम क्या होगा आगे, वुली वेडेंड पीकॉक। और अभी हम फिलहाल इसका जो नाम पढ़ रहे थे वो क्या है, कॉमन पीकॉक। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अगला प्रतीक चिन्ह पूरा कंप्लीट करते हैं इसको आगे। राज्य वाद्य यंत्र क्या है, ढोल। और राज्य वाद्य यंत्र ढोल, जैसे आप चित्र पे भी देख रहे हैं, ढोल है ना, नगाड़ा दोनों साथ में है, दोनों सहयोगी हैं। ठीक है जी, ढोल के साथ जो है सहयोगी कौन है, यहाँ पर जैसे आप नगाड़ा देख पा रहे होंगे। तो ढोल राज्य का एक प्राचीन वाद्य यंत्र है। और जो ये ढोल बना होता है ये पीतल, तांबा और चांदी धातु का बना होता है। ढोल की जो है, ढोल की एक ओर बकरे की खाल लगी होती है और दूसरी ओर जो है मोटी खाल लगी होती है। जिस तरफ से उसे डंडी से बजाया जाता है उस तरफ मोटी खाल लगी होती है और दूसरी तरफ बकरे की खाल यानी पतली खाल लगी होती है। और इस ढोल में जो है कितने तरह के ताल बजाए जाते हैं, 22 तरह के। और इसका जो प्रयोग होता है वो शुभ अशुभ अवसरों पर किया जाता है। भंडारी कमेटी, याद रखना आप यहाँ पर ये मोस्ट है कि भंडारी कमेटी की सिफारिश पर जो है तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, इन्होंने 2015 में ढोल को जो है राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया। और उत्तम दास का नाम मत भूलिए, उत्तम दास जो कि टिहरी के निवासी हैं, ये राज्य के एकमात्र ढोल सागर ज्ञाता है जिन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, राष्ट्रपति पुरस्कार। ये भी कई बार आ चुका है। ठीक है जी, इतने प्रश्न यहाँ हमारे बनते हैं। उसके अलावा अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, वो अगला जो टॉपिक है यहाँ पर प्रतीक चिन्हों में, वो कौन सा है, राज्य गीत। अब राज्य जो गीत है ना, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूत सत सत बंदन अभिनंदन, इस गीत के जो निर्माता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, ये गीत जो लिखा है ये किसने लिखा है, हेमंत बिष्ट ने। किसने लिखा, हेमंत बिष्ट। लेकिन इस गीत को जो गाया है, इस गीत को जो आवाज दी है, उसमें नरेंद्र सिंह नेगी की आवाज है और साथ में अनुराधा निराला की आवाज है। ये प्रश्न काफी खास है। और राज्य गीत को घोषित कब किया गया था, 6 फरवरी 2016 को। और जब राज्य गीत को जो है घोषित किया गया था तो उस गीत का चयन करने वाली जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, लक्ष्मण सिंह बटोई। और इस गीत को गाने की जो अवधि है वो कितनी है, 9 मिनट। और अगर संक्षिप्त अवधि बोलते हैं तो कितनी है, 2 मिनट। तो राज्य गीत ये आपके सामने है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत बंदन अभिनंदन। ठीक है जी, ये बड़ा शानदार प्रश्न यहाँ से कभी बन सकते हैं। ठीक है जी, साधारण से प्रश्न है लेकिन अच्छे प्रश्न बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, पुलिस कांस्टेबल के लिए तो बढ़िया प्रश्न यहाँ से आने की गुंजाइश है। राजकीय खेल फुटबॉल देख लेते हैं। और राजकीय खेल जो फुटबॉल है ये कब घोषित किया गया है, 2011 में। ठीक है जी, 2011 में फुटबॉल को राजकीय खेल घोषित किया गया। और इस फुटबॉल में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी। और प्रश्न आया हुआ है कि विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है, तब भी आंसर क्या बनेगा, फुटबॉल। अक्सर लोग क्रिकेट कर देते हैं। क्रिकेट में देखो आप, जब वर्ल्ड कप होता है तो कितनी टीमें रहती हैं, 12-15 टीम होती है। लेकिन जब फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है ना तो इसमें 50-50, 60-60, 70-70 टीमें रहती हैं। तो विश्व में ज्यादातर देशों में जो है फुटबॉल को पसंद किया जाता है। इसलिए विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा हो जाएगा, फुटबॉल। और फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी है, 11। इसी क्रम में राजकीय भाषा देख लेते हैं। हमारी जो राजकीय भाषा है वो कौन सी है, हिंदी। यानी प्रथम जो राजकीय भाषा वो हिंदी है और द्वितीय राजभाषा कौन सी है, संस्कृत। ठीक है जी। अब हिंदी तो आरंभ से ही, जब से राज्य बना है ना, जब से प्रतीक चिन्हों का निर्धारण हुआ है 2001 से ही, तब से जो है राज्य बनने के बाद जो है राजकीय भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन 2010 में जब रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनके समय में संस्कृत को जो है द्वितीय राजभाषा बनाया गया। तो संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब मिला, जनवरी 2010 में। और मुख्यमंत्री उस समय कौन थे, रमेश पोखरियाल निशंक। इसी प्रकार से यहाँ पर राजकीय फल से प्रश्न बन सकते हैं कि जो राजकीय फल है वो कौन सा है, काफल है। राजकीय फल कौन सा है, काफल। और काफल का वैज्ञानिक नाम कई बार पेपर में आता है, मिरिका एस्कोलेटा। क्या है, मिरिका एस्कोलेटा। और इसको कहीं कहीं जो है वॉक्स, मर्टल और बोबोरी ऐसे नाम भी इसको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन आयुर्वेद में जो मोस्ट है इसे काय फल के नाम से जानते हैं। और दिखने में ये सहतूत के समान होता है। ठीक है जी, सहतूत के समान होता है। और काफल पाको जो कविता संग्रह है, ये ज्यादा खास है कि काफल पाको कविता संग्रह के जो लेखक है वो कौन है, चंद्रकोण बर्तवाल। लेकिन बेडो पाको बारामासा, काफल पाको चेता गीत के जो लेखक हैं वो कौन है, स्वर्गीय ब्रजेंद्र लाल शाह। ठीक है जी। लेकिन इस गीत को, बेडू पाकू बारामासा नाम का जो ये गीत है, इस गीत को जो संगीतबद्ध किया है ये मोहन उप्रेती और ब्रजमोहन शाह के द्वारा किया गया। ठीक है जी, आ रखा है पेपर में, आजकल ही बीच में किसी एग्जाम में आया था। तो मोहन उप्रेती, ब्रजमोहन, ये ऑप्शन में मिलते हैं। ठीक है, तो यहां से आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया हमारा। अब राजकीय मछली देख लेते हैं। राजकीय मछली कौन सी है, स्वर्ण मैसीर है। और प्रश्न बनता है कि राजकीय मछली जो स्वर्ण मैसीर है ये किस नदी में पाई जाती है। तो याद रखना किस नदी में,
अलकनंदा में। जैसे डॉल्फिन जो है राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये गंगा नदी में मिलता है। और वैसी जो है स्वर्ण जो मैसीर है, जो राजकीय मछली के रूप में देखी जाती है, ये किस नदी में पाई जाती है? अलकनंदा में। इसी क्रम में राजकीय मिठाई कई बार आ जाती है। राजकीय मिठाई कौन सी है? बाल मिठाई। और बाल मिठाई के लिए अल्मोड़ा बहुत फेमस है, इसीलिए बाल मिठाई का घर किसको बोलते हैं? अल्मोड़ा कहा जाता है। साथ में एक नोट करके एक बड़ी खास बात है कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने के लिए जो है, जैसे गोपाल मणि जी हैं, व्यास हुए हैं गोपाल मणि जी, वो जो है आंदोलनरत हैं कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। तो गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने वाला उत्तराखंड भारत का जो है पहला राज्य है जिसने 2018 में गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने वाला विधेयक पारित किया था। तो उत्तराखंड ने गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने वाला विधेयक पारित किया है। कब पारित किया है? 2018 में। और ऐसा विधेयक पारित करने वाले पूरे देश में उत्तराखंड जो है पहला राज्य है। ठीक है जी, तो ये 2018 की बात है। तो उत्तराखंड में जो प्रमुख प्रतीक चिन्ह है, ये सारा हमारा जो है हो ही गया है। जितने भी हमारे प्रमुख प्रतीक चिन्ह है, जहां से प्रतीक चिन्हों से प्रश्न बनते हैं, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। और बाकी अगला जो टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे उत्तराखंड की राजनीति में, आगे प्रशासनिक ढांचे में आएंगे। आप लगातार बने रहिए। अगर आप उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल के माध्यम से जो है बहुत सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, बहुत सारे आपको प्रैक्टिस मिलने वाले हैं। तो यदि अभी तक आप चैनल पे नहीं है तो आप चैनल पे आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगली क्लास में।